हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी जीडी का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 10 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो सारे प्रश्नों को जो है अवश्य देखिएगा। अगर अगर आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको ज़रूर देखें। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सभी को ध्यान से देखें। इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। हमारा शुरू में जीके का प्रश्न है, जो कि है जीके का प्रश्न देखते हैं शुरू का। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की थी। अंतिम जो शुंग शासक था, उसकी हत्या जो है उसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी थी। उसने जो है फिर नया वंश का स्थापना किया। उस नए वंश का क्या नाम था? तो उस नए वंश का नाम था कण्व वंश। कण्व वंश का स्थापना जो है वसुदेव ने किया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? किस सूक्ष्मजीव के कारण जो है साइट्रस कैंसर होता है? तो इसका नाम क्या होगा? तो ये जो है जीवाणु के कारण जो है साइट्रस कैंसर होता है, और ये इस जीवाणु का नाम होता है जैंथोमोनस एक्सोनोपोडिस। इसका नाम याद रखना है, जैंथोमोनस एक्सोनोपोडिस। इसी के कारण जो है साइट्रस कैंसर होता है। जनरली ये जो है नींबू के पौधे में होता है, जैसे खट्टे जो पौधे नींबू, अंगूर आदि के पौधे में ये होता है, और ये जो है पत्तियों और टहनियों और फलों को जो है प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। और ये पकने से पहले जो है पेड़ से गिर जाता है। इसी को जो है साइट्रस कैंसर कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, ये बताना है। तो प्रस्तावना में जो है बंधुता तो है, न्याय भी है, संपूर्ण भी है, लेकिन यहाँ पे पूंजीवादी शब्द जो है संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? नोटबंदी की घोषणा नरेंद्र मोदी ने कब की थी, ये बताना है। तो नरेंद्र मोदी ने जो है 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर, ये डेट भी आपको याद रखना है। 8 नवंबर 2016 को जो है रात्रि में जो है नोटबंदी की घोषणा की थी। ये आपको याद रखना है। उसमें जो है 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हसदेव और जोक नदियाँ ये जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये जो है छत्तीसगढ़ की ये दोनों नदियाँ हैं। ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी हैं, याद रखना है। और हसदेव नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है, और कैमूर के पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। हसदेव पहाड़ी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को किसने छीन लिया था, ये बताना है। तो नादिर शाह। नादिर शाह ने जो है शाहजहां का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को छीन लिया था। मयूर सिंहासन में जो है कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उसी को नादिर शाह ने छीन लिया था। ये आपको याद रखना है। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती हैं? नागालैंड की चांग जनजाति जो है ये कौन सा नृत्य करती हैं? तो ये जो है चांगलो नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती है? चांगलो नृत्य। ये जो है नागालैंड की चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखना है। ये सभी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या है? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये आपको याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण नाम जो है ये किसके नाम पर रखा गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका नाम जो है स्वामी विवेकानंद के नाम पे विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम रखा गया है। इसका नया नाम है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी। 1984 में इसका स्थापना हुआ था। ये स्टेडियम कोलकाता में है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में यानी कि 1000 से अधिक है? महिलाएं 1000 से अधिक है किस राज्य में? तो ये जो है केरल में है। केरल का लिंगानुपात जो है वो 1000 से अधिक है, यानी कि 1000 अगर पुरुष है तो वहाँ पे 1084 महिलाएं हैं। 1084 महिलाएं हैं, ये आपको याद रखना है। 31, 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? इस बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, आपको बताना है। आपको भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है।
तो इसमें जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। 1845-46 के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। इस युद्ध के दौरान जो है कुल 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? कौन सा इसमें जो है जहरीला पौधा नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से जो ये ड्रेसीना जो है ये कोई जहरीला पौधा नहीं है। इसको जो है ड्रैगन ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है खाने वाला एक फल भी उगता है, ये आपको याद रखना है। ड्रैगन ट्री ये जो है जहरीला पौधा नहीं होता है, ये जो है इसमें एक फल उगता है ड्रैगन ट्री में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था, ये बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रथम बार 1965 में प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो ये जो है 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था। ये जो है सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। धारा 304 बी ये किससे संबंधित है? तो ये जो है दहेज हत्या से संबंधित है। दहेज हत्या अगर किसी तरह से होता है तो आपको जो है धारा 304 बी के तहत जो है फांसी नहीं कोई और सज़ा दिया जाता होगा। 7 वर्ष इनकी बहुत ज़्यादा इसमें सज़ा होता है। ये जो है किससे संबंधित है? ये दहेज से संबंधित है, दहेज हत्या से संबंधित है। 304 बी ये आपको याद रखना है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा में याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? कौन सा स्मारक जो है खिलजी राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को जो है ये किसने बनवाया था? ये जो है खिलजी वंश के शासक ने ही बनवाया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अद्यतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1968 में भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अद्यतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन को जो है भारत में साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसको पहली बार जो है साहित्य अकादमी अद्यावृत्ति पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? प्रथम गुप्त सम्राट जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो है गुप्त वंश के शासक थे, ये आपको याद रखना है। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाए तो वो जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने जो है एक गुप्त संवत की भी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और इसने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है, ये बताना है। तो इसका संबंध जो है वो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, ये आपको याद रखना है। विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्से के बराबर होता था? खराज कर जो होता था ये कितना प्रतिशत हिस्से लिया जाता था इसमें कर के रूप में, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। खराज कर में जो है 50% ले लिया जाता था। उपज का 50% वो टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। इसके बाद हिंदी का प्रश्न है, ये देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो है सहोदर कहा जाता है। सहोदर जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो उसको सहोदर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जैसे गणेश जी। और बराबर उम्र का व्यक्ति जो होता है उसको समवयस्क कहा जाता है। आँख में कौन गिर गया? आँख में कौन गिर गया, इसमें क्या त्रुटि है? यहाँ कौन में कौन नहीं होगा, यहाँ पे आँख में कुछ गिर गया ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें जो है सर्वनाम से संबंधित जो है त्रुटि है, सर्वनाम से त्रुटि है। कौन, क्या, कैसा, ये सभी जो है सर्वनाम होता है।
प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है? तो यानी कि कार्य को जो है हमको अच्छे से जो है सोच समझ कर करना चाहिए, इसका यही जो है अर्थ होता है। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको जो है विकलांग कहा जाता है। विकलांग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहा जाता है। वंध्य किसको कहा जाता है? वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो उसको वंध्य कहा जाता है। कुपोषित क्या किसको कहता है? जिसका सही भरण पोषण ना हो उसको कुपोषित कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे उपयुक्त शब्द को फिल करना है, भरना है। यहाँ पे पुस्तकें डैश का सशक्त माध्यम है। पुस्तकें किसका माध्यम है? पुस्तकें किसका माध्यम है ये बताना है। तो पुस्तक जो है ये ज्ञान प्राप्ति का जो है सशक्त माध्यम यहाँ पे सही होगा। गगन का विलोम यहाँ पे देखना है। गगन का विलोम क्या होगा? गगन मतलब गमन है, यहाँ पे गगन नहीं है, सॉरी गमन है लिखा हुआ है। गमन का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा आगमन। गमन का विलोम आगमन होगा। आना का विलोम जाना होगा, जाना का आना हो सकता है। क्रोध का क्षमा हो जाएगा और ये हो सकता है। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उसको प्रतिस्थापित करके जो है नया शब्द लाना है। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है शब्द को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल विद्या प्राप्ति होगा। यहाँ पे होगी नहीं होगा, यहाँ पे होगा होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है, इसमें देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक है। सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है। फसल कम है, यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक लग रहा है? तो इसमें जो है क्या होना चाहिए था? सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम हुई है, ऐसा होना चाहिए था। फसल कम हुई है ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा सही है? फसल कम है, ये गलत है। ये तीसरा नंबर वाला जो है गलत है, ये आपको याद रखना है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द बताना है। वानर, वानर का समानार्थी क्या होगा? वानर किसको बोलते हैं? वानर का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे। तो वानर का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है कपि। कपि वानर सब सेम ही शब्द है। वानर का और भी समानार्थी होता है, जैसे कपीस, मरकट, बंदर, ये सभी याद रखना है। गज किसको बोलते हैं? तो हाथी को गज बोलते हैं। हाथी, निकुंज, हस्ती, गजेंद्र, ये सभी हाथी का है, ये आपको याद रखना है। शुद्ध शब्द को पहचानना है। यहाँ पे कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? कुमुदनी, प्रौढ़, ये कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें से ये कुमुदनी जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। कुमुदनी ये बिल्कुल सही है। ये प्रौढ़ जो है ये गलत है। प्रौढ़ जो है ऐसे नहीं होता है। प्रौढ़ में जो है औ ऐसे बड़ी वाला ओ होता है। प्रौढ़ ऐसे लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। सत्रिय ये तो गलत है। विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विहंग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। विहंग जो है ये किसका पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे ये बताना है। विहंग का मतलब होता है पक्षी, चिड़िया, खग, ये सभी होता है। लेकिन यहाँ पे ये केहरी जो है, केहरी ये जो है विहंग का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। यहाँ पे जो है यानी कि अर्पित के बदले में क्या हो सकता है? अर्पित के बदले यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सरकार ने कलाकार को पुरस्कार प्रदान किया, यहाँ पे प्रदान होना चाहिए था। उस विकल्प का चयन करें जो कि निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। डाक के तीन पात, डाक के तीन पात, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही अर्थ है सदा एक ही दशा में रहना। सदा एक ही दशा में रहना, ये आपको याद रखना है। अव्यवस्थित रहना ये किस मुहावरे का अर्थ है? तितर बितर होना, इसको जो है अव्यवस्थित होना कहते हैं।
व्यर्थ प्रशंसा करना, झूठी तारीफ करना, ये सभी एक ही चीज़ है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मलेरिया एक डैश है। मलेरिया एक क्या है ये बताना है। तो मलेरिया जो है ये एक मलेरिया एक क्या है, तो मलेरिया एक व्याधि हो जाएगा। मलेरिया एक व्याधि हो जाता है, बीमारी को जो है व्याधि कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यह डैश का विषय है जो कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। ये दुर्भाग्य का तो बात बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा विषय होगा, क्या चीज़ का विषय है, तो ये जो है वर्ग का विषय है। ये जो है वर्ग का विषय है, ये इसका सही आंसर होगा वर्ग। वर्ग तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे गर्व होना चाहिए था। ये जो है गर्व का विषय है, वर्ग यहाँ पे नहीं होगा। वर्ग का तो विषय बिल्कुल नहीं है, गर्व होगा। ये गर्व यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे जो है फील करना है। नारियल खाना जितना अच्छा होता है उतना ही डैश होता है। नारियल खाना जितना अच्छा होता है उतना ही क्या होता है, तो उतना ही जो है उतना ही डैश होता है। इसे पेड़ से तोड़ना, तो यहाँ पे कठिन होना चाहिए था। पहले नंबर में कठिन ऑप्शन दिया हुआ है, होगा हाँ, यहाँ पे चौथा वाला ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भरना है। उसके बाद है कि नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुँचना डैश खीर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टेढ़ी खीर। यहाँ पे टेढ़ी खीर हो जाएगा, ये दूसरा सही है। ऐसे ही इन सबको खुद से फिल करना है और आपको जो है अपने से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रख लें और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा। 78, 79 और 80 यानी कि इन चारों का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अभी हम लोग जो है सिर्फ हिंदी और जीके जीएस को प्रश्नों को ही डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी कम समय बचा है और एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन होने वाला है। तो जिसका भी एग्ज़ाम है वो इसको जो है अच्छे से देख लें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।